उत्तराखंड में चुनावी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ वक्त में चुनाव की तैयारियां और तेज हो जाएंगी और इस तैयारियों के बीच प्रतिपक्ष संवाद की टीम लगातार ग्राउंड पर निकली हुई है जानने के लिए कि आखिर चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। द्वाराहाट में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर पूर्व विधायक मदन बिष्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। थैंक यू। सर, जनता आपको नेता के तौर पर बखूबी जानती है, पहचानती है। आपने जो कार्य किए हैं जनता के लिए वो भी जनता जानती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप प्रतिपक्ष संवाद के द्वारा पहले अपना परिचय दें, एक नेता के तौर पर बाद में, लेकिन पहले एक व्यक्ति के तौर पर, कि आखिर आप कौन हैं और यहाँ तक आप कैसे पहुंचे। मैं मदन सिंह बिष्ट। बचपन से ही जब मैं 20-21 साल का था तभी मैं स्टूडेंट नेता दिल्ली में छात्र नेता के रूप में हम वहाँ पे रहे। उसके बाद में मैं 2 बार कॉलेज का अध्यक्ष भी रहा, जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे, पीजीडीएवी कॉलेज। उसके बाद में हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव होता है, तो चुनाव वो उस तरीके का होता है जिस तरीके के असेंबली और एमपी के चुनाव होते हैं। वहाँ कम से कम मेरे टाइम पे उस समय 62 कॉलेजेस थे, जिसमें हम लोगों ने पहली बार हम एनएसवाई को दिल्ली विश्वविद्यालय में लाए थे। उसके बाद मैं उपाध्यक्ष बना। थोड़ा तेज तर्रार के साथ कहो या किसी की एकदम ना सुनने वाले कहो, तो नेता क्या होते थे, चिढ़ जाया करते थे। लेकिन हमने अपने स्वाभिमान को बेच के राजनीतिक नहीं करी। हम अडिग जिस काम पे लग जाते हैं तो उस काम को करने के लिए तैयार रहते। तो इतना वो था कि हम लोग एनएसवाई ने, हमारे कुछ नेताओं ने मिलकर हमारा टिकट काट दिया। मैंने 15 दिन पहले एक नई पार्टी बनाई, दिल्ली छात्र मोर्चा करके। दिल्ली छात्र मोर्चा बनाई तो उसमें हमारे आज राज्यसभा के सदस्य भी हैं, सिन्हा जी, राकेश सिन्हा जी, जिनकी मैंने जमानत भी उस समय एबीपी की तरफ से जब्त की थी। दूसरे एनएसवाई की तो जो पार्टी थी उसकी तो जमानत हमने वैसे ही जब्त कर दी थी। उसके बाद में हम राजनीतिक में धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। एनएसवाई से लेके यूथ कांग्रेस में आए, यूथ कांग्रेस से फिर हम पीसीसी के भी वहाँ सेक्रेटरी रहे थे। संघर्ष होता है जीवन में। हमारे कोई हम नेता के पुत्र नहीं थे कि हमें टिकट मिल जाता, लेकिन संघर्ष करते रहे। सौभाग्य दिल्ली के पहले चुनाव हुए। एचकेएल भगत जी मतलब उस समय इंचार्ज हुआ करते थे वहाँ के। तो हम आए तो उन्होंने मेरे से कहा, मैं सूरजनगर रहता था, मैं सूरजनगर से टिकट मांगा मैंने, तो उन्होंने सूरजनगर से नहीं, उन्होंने कहा मंडावली जाके आप लड़ लो, जमुना पार में एक सीट पड़ती है। तो हमें इतना वो भी नहीं था कि भाई हवा है या वो है तो टिकट ले लें और जीत जाएंगे। हो गए पीछे। फिर उसके बाद में उत्तराखंड बना, तो कुछ नेताओं ने, बड़े नेताओं ने मुझसे कहा कि उत्तराखंड जाना चाहते हो, होगा सौभाग्य। और मेरा यहाँ का जो खाना पीना या मेरे जिसको हम कहते हैं कि पैदा भी वहाँ होते हैं तो तिथान भी वहीं होता है, तो यहाँ आ गए। यहाँ आए तो उसके बाद में हम 2004 में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नरेंद्र तिवारी ने वित्त विकास निगम का चेयरमैन बनाया था। तो ये कह सकते हैं कि एक छात्र नेता को पहाड़ों ने बुलाया यहाँ जनता का नेता बनने के लिए। तो उसी अनुसार हम लोग यहाँ पे आए। तो 2004 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें, नरेंद्र तिवारी जी ने वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाया। और फिर छोटे मोटे जैसे भी काम लोगों ने हमसे कहते रहे। पुल का है, जैसे पुल ही उसी समय में 3-4 पुल अपने क्षेत्र में बड़े अच्छे अच्छे पुल भी लाया। एक सोच होती है, राजनीतिक व्यक्ति की एक सोच होती है कि किस तरीके से, देखो मैं तो इस चीज़ पे आज बड़ा कहना भी चाहता हूँ आप लोगों से, यदि नेता सोच नहीं रखेगा, नेता यदि विकास की बात में सोच नहीं रखेगा, तो इस पहाड़ का विकास कौन करेगा। मैं तो बड़ा दंग हूँ, मैं तो आज इस बात से बड़ा दंग हूँ कि 20 साल प्रदेश को बने भी हो गए, पहाड़ का प्लान होता रह रहा है दिन दिन प्रतिदिन। बेरोजगारी की समस्या आप देख ही रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे जो नरेंद्र तिवारी जी उस समय कर गए, उसके बाद में किसी नेता ने इतना इनिशिएटिव इसमें नहीं लिया। फिर देवभूमि कहने वाले लोग, देवभूमि कहने वाले नेता किस तरीके से पार्टियों को तोड़ के दूसरी पार्टी में, चाहे वो पैसे से जाए, चाहे किसी से बिकें, चाहे अपना ईमान बेचे, तो ये एक प्रथा जो इस देवभूमि में चला दी है, इसको भी हम गलत सोचते हैं।
और हम आज आपके से कहते हैं कि हमारे ही नेताओं ने यहाँ की जो उन्नति है, यहाँ भाई विधायक का काम होता है, विधायक का काम होता है बड़े बड़े काम लाना, विधायक का काम होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोलना। अब यहाँ के विधायकों को तो ऐसा बना दिया कि मरने में भी जाना है, जीने में भी जाना है, नामकरण के भात खाने में भी जाना है। तो ये चीज़ें बड़ा, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं आज आपको गारंटी के साथ कहना देना चाहता हूँ, ऐसे ही वो नेता हो गए, अब कैसे हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री तक पैर धो रहे हैं। आप देखिए ना, दूसरों को वोट लुभाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं कर रहे। लेकिन ये चीज़ें सब कुछ गलत है। राजनीति करो, अपनी दमता से करो, जिसमें कि आपका नाम हो और आपके क्षेत्र का विकास हो। सर देखिए, मेरा पहला सवाल इसीलिए आपसे यही था, मैं चाहती थी कि आप एक आम जनता के नेता से हटकर आम जनता क्या कुछ कहती है वो आप कहें। और आपने कहा भी, आपने कहा कि हमारे नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो पहाड़ों के विकास में खलल बनकर सामने आ रही है। आपने ये भी कहा कि 20 साल प्रदेश को बने हुए गए लेकिन विकास नहीं हो पाया है। आपके पास मौका था, निर्दलीय से कांग्रेस तक का सफर था, छात्र संघ की राजनीति से आपके पास वो सफर था कि आप उस सफर में बहुत सारे पड़ावों पर बहुत विकास कर सकते थे। तो आपने अपने इस जीवन में अब तक क्या अचीव किया कि आपको लगता है कि पहाड़ के विकास में आपने अपना योगदान जो आपको देना चाहिए था, खासकर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनकर, वो आप दे पाए हैं? देखिए, मेरे टाइम पे 40-40 साल से रोडें नहीं थी, गांव के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं थी। हॉस्पिटल मेरे टाइम पे दोराट हॉस्पिटल में उस समय मेरे ख्याल से 16-17 डॉक्टर्स के करीब भी समय थे। आज तक जहाँ पे 20-20 साल से रोडें नहीं थी, मैं कह रहा था 40 साल से, वहाँ हमने रोडें भी दी। जिन रोडों में डामर नहीं था उन रोडों में डामर भी कराया। ये तो आरटीआई का ज़माना है। हाँ, आरटीआई के ज़माने में हम कम से कम नहीं तो 320 करोड़ के काम मैं अपने क्षेत्र में लाया, क्योंकि हमारी सोच दूसरी है। हम चुनाव कहाँ हारे, वो अपनी गलती से। गलती क्या, हमने बना दिया, हमने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। क्योंकि यहाँ तो प्रचार प्रसार दूसरे दल के लोग ऐसे करते हैं, तिल बराबर काम करते थे तो उसको पहाड़ बना देते हैं। उस चीज़ में हम लोग पीछे रहे। हमने ये सोचा कि पहाड़ में कहते हैं मड़ू फुगिल तो अपना आप दिखल, मतलब काम होगा तो लोग देखेंगे। लेकिन लोगों ने इस तरीके की सोच यहाँ पे, मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ, लोगों को जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे, मेरे को नहीं लगता इस पहाड़ का विकास होगा। सर अभी आपने कहा कि प्रचार प्रसार आपने शायद नहीं किया, वहां आपकी गलती रह गई। लेकिन वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और लोग पहले इस्तेमाल कब करेंगे उस चीज़ को, या उसके बारे में जानेंगे कब, जब प्रचार प्रसार होगा। आजकल का ज़माना बदल गया है और बदलते ज़माने के साथ अगर आपको गाँव के हर एक व्यक्ति तक पहुँचना है तो प्रचार प्रसार, चाहे वो किसी माध्यम से हो, पर्चे के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, फ़ोन के माध्यम से हो, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हो, वो करना बहुत ज़रूरी है। आम जनता को जागरूक करना, और जागरूक शब्द ही अपने आप में कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार का हिस्सा है। तो अब उस गलती को सुधारने के लिए आगे आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अब हमने भी सीख लिया। हमने भी, ऐसा नहीं है, गांव के सारे भ्रमण भी कर लिए हैं, लोगों से वार्ता भी हुई है, सब कुछ हुई है। और हम लोग चुनाव जीतेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे। जो कमियां पिछली सरकारों ने नहीं करी हैं, उन कमियों को भी हम दूर करेंगे। बेसिकली यहाँ एजुकेशन और हेल्थ पे यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो मेरे को ये लगता है कि पहाड़ी है। अभी आपने देखा होगा, अमित शाह जी आए, भाई पहाड़ में आपने एम्स क्यों नहीं दिया? आप बताइए ना। पहाड़ में आपने रुद्रपुर में एम्स दे दिया। पहाड़ के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सारे के सारे रेफर सेंटर आपने बना रखे हैं। मैं दोराट किसी को भेजता हूँ, दोराट वाला रानीखेत करता है, रानीखेत वाला हल्द्वानी करता है। तो पहाड़ में जब इतनी बड़ी बात थी तो पहाड़ में भी तो कम से कम एक एम्स तो खोलना चाहिए, चाहे गढ़वाल में खोलते चाहे यहाँ खोलते। तो ये सोच का है। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जनता को भी अपनी मानसिकता को और अपनी सोच को बदलना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए। अब छोटी मोटी सोच में, आर्थिक सहायताओं में, फलानों में, डिस्काउंट में, उसमें क्या होगा कि कितने दिन खा लेगा? पहले इन्होंने कहा था गरीबों को काला धन आएगा तो 25-25 लाख रुपए देंगे। आज वो 5-5 किलो चावल और 5-5 किलो आटे में आ गए। तो झूठ भी उतना बोलो ना जितना चल सके। हम राजनीतिक में, हमारी एक आदत है, राजनीति के अपना अपना अंदाज होता है। एक तो हम झूठ नहीं बोलते, जो कहना होगा कितना बड़ा नेता हो मुंह पे कह देंगे। कोई हम डर भर के और किसी के उससे हम राजनीति नहीं करते, अपने दमखम पे राजनीति करते हैं। और दमखम के आगे हम झुकते नहीं किसी के।
चलिए सर, आपने कहा कि 25-25 लाख देने का वादा किया, हालांकि 25 लाख का वादा तो नहीं किया था, लेकिन नेता हैं, मुंह से कुछ भी निकल जाता है या कभी-कभी बयानबाजी हो भी जाती है और चुनाव में तो ये बहुत आम सी बात हो गई है, बयानबाजी करना, एक दूसरे पर लालछन लगाना। लेकिन फिलहाल आपने जब बीजेपी के बयानों की बात की है, तो कांग्रेस ने बहुत बड़े-बड़े बयान दिए हैं और कांग्रेस ये दावे वादे करके उत्तराखंड में आई थी कि हम बहुत कुछ करेंगे। आप खुद एनडी तिवारी से प्रेरित हुए हैं, लेकिन उसके बाद आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी थमसी गई है? क्यों हालात ऐसे हो गए हैं कि आपस में ही गुट बट गए हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, एक नेता दूसरे पर लालछन लगा रहा है और उसके बाद अब ये उम्मीद की जाती है कि चुनावों में आपको जीत मिलेगी। क्या पार्टी खुद अपने आप को टूटता हुआ दिखाकर एकजुट उत्तराखंड को करने का वादा जो कर रही है, उस पर जनता यकीन कर पाएगी? ये जनता है, मैं कहता रहा हूँ आपको, बड़े बड़े लुभावने सपने देके 7.5 साल से इन्होंने भी राज किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ 7.5 साल में एक दिन भी कभी पत्रकार वार्ता करी इन्होंने? क्यों छिपते हैं? नहीं छिपना चाहिए ना। राजनीतिक में या दूसरे उसमें कांग्रेस को आप फूट की बात करते हैं, हमसे ज्यादा फूट बीजेपी में है, हमसे ज्यादा फूट बीजेपी में है, लेकिन वो जो है आजादी के रूप में बोल नहीं सकते। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने देश की आजादी को उस समय हमने संघर्ष, हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया, हमारे महात्मा गांधी इन लोगों ने संघर्ष किया। हम जो बात बोलते हैं, हम चाहे कैमरा हो चाहे कोई हो, जो भी बात कहते हैं हम सामने कहते हैं। सर, आपको रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि वहां बोलने की आजादी नहीं है। अगर हमारा देश, जो भी देश के अंदर कलह चल रहा है, कलेश चल रहा है, वो दुनिया के सामने अगर हम दिखा देंगे तो दुनिया हमें कमजोर मानेगी, दुनिया हमें और तोड़ने की कोशिश करेगी। और यही मुझे लगता है, या बहुत से लोगों को लगता है कि कांग्रेस के साथ हो रहा है। अगर हम दूसरों को दिखा देंगे कि हम एकजुट नहीं है, तो दूसरा हमें तोड़ने के लिए बहुत कुछ करेगा और वही शायद बीजेपी को मौका मिल रहा है बार बार। मैं कहता रहा हूँ राजनीति करने के अपने अपने अलग तरीके हैं। कोई बहला फुसला के कहता है, कोई झूठ बोल के करता है। कितना झूठ बोला इन लोगों ने पिछले 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में। हम रोजगार देंगे 2-2 करोड़, कहा था ना आपके सामने। आज ये कह रहे हैं, आज बेरोजगारी का इतना बड़ा आलम, महंगाई उस समय 350 रुपये सिलेंडर था, आज 1000 रुपये पहुंचा दिए। तेल की कीमत कहाँ चली गई? तो इतना तो मत झूठ बोलो ना, इतना तो बल्कि देश के इंटरनेशनल्स में हमारी देश की हम भी जानते हैं क्या छवि है, क्या किस तरीके से है। तुम हमेशा 2014 से पहले क्या हिंदू नहीं थे इस देश के अंदर? जो आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, 14 से पहले हिंदू नहीं थे इस देश में? हमसे बड़ा हिंदू उत्तराखंड से बड़ा कोई हिंदू है? नहीं है। ये सिर्फ, फिर मैं कह रहा हूँ, ये बहलाने फुसलाने, हम जो कहते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं पार्टी की बात भी नहीं करता। हम जो कहते हैं उसको करके रहेंगे, नहीं तो साफ कह देंगे भाई नहीं। फिर भी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, विकास नहीं होगा तो ये पहाड़ कहाँ रहेगा? आप बताइए ना भाई। हम अच्छी रोडें नहीं दे पाएंगे, अब हम पीने का पानी नहीं दे पाएंगे, हम स्कूल अच्छे नहीं दे पाएंगे, हम हेल्थ में अच्छा नहीं दे पाएंगे, तो कहाँ से पहाड़ का हम भला करेंगे? सभी चीज़ें तराई में थोड़ी। अभी आप देखना 2026-27 में परिसीमन होगा, एक सीट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से फिर कम हो जाएगी। तो ये चीज़ों पे बड़ा उससे सोचना चाहिए, और कुछ बड़े करने के लिए खुद को भी कुर्बान करना पड़ता है। सर, बिल्कुल आपने कहा कि कुर्बान करना पड़ता है अपने आप को और बहुत कुछ जनता के लिए करना पड़ता है। फिलहाल अगर द्वाराहाट की बात करूं, मैं अल्मोड़ा की बात करूं, यहाँ पर बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं और खासकर बहुत सारे मंदिर हैं देवी देवताओं के। हमारी संस्कृति को दर्शाता है ये पूरा क्षेत्र जो है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा अब इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए, और देवभूमि उत्तराखंड है ही। तो उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए और शिक्षण संस्थानों को और बेहतर करने के लिए फिलहाल आपने क्या कुछ किया है और आगे रणनीति क्या है? मेरे ही क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में 2 इंटर कॉलेज थे, 2 इंटर कॉलेज थे। लोग आए, मैंने समस्या भी देखी, लोगों से बात भी करी। आज आधे किलोमीटर के अंदर 3 इंटर कॉलेज है। ये क्या बीजेपी ने खुलवाए? मैं तो बीजेपी के आरएसएस का स्कूल, हम तो ये नहीं समझते थे, आरएसएस का स्कूल तक मैंने उच्चीकरण कराया। ये लगे हुए थे कई सालों से, नहीं हो पा रहा था। चाहे इनकी सरकार थी, किसी की थी, काम करने का अपना तरीका होता है। सब कुछ हम दे देंगे, हम तो सिर्फ एक वोट के हकदार हैं ना। सब कुछ हम दे दें, उसके बाद वोट ना दें, फिर दूसरों के छल बहकावे में आ जाएं। तो इस चीज पे भी आप लोग वो करिए ना। अभी आप एक भी काम आप बता दीजिएगा, चलिए 5 साल के अंदर हमारे द्वाराहाट ब्लॉक में एक भी बड़ा काम हुआ है। पीएमजीएसवाई की रोडें हैं, पैसा आया, सब कुछ आया,
टेंडर हुए, काम किए, तो जब एमएलए ही सारे ठेकेदार हो गए तो आप हालत देख लीजिएगा। मेरी जाग बनाली की रोड देख लो आप, इधर की यहीं से दोरहाट जाने वाली रोड देख लो आप ये और एक टिमटा लालूरी की रोड है, कहीं देख लो, 3-3 महीने हुए, 4-4 महीने हुए, रोड सारी की सारी टूट गई है। तो कम से कम गुणवत्ता देखना भी तो विधायक का काम होता है। ये पैसा किसका है? कोई भारत सरकार का पैसा है? ये हमारे से लिया हुआ पैसा है, टैक्सेस का पैसा। आप नमक भी खरीदती हैं तो उसमें भी टैक्स देती हैं, चाहे आप इनडायरेक्ट टैक्स देती हैं। सर, टूटी हुई सड़कों की बात कर रहे हैं और अभी आपदा जो आई थी उसने कहीं ना कहीं उत्तराखंड को फिर से हिला कर रख दिया। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई, चुनौती सामने आ गई। लेकिन ऐसा लगता है कि नेता जो है अब वीआईपी टूर करने निकल पड़े हैं और इस आपदा को अवसर में तब्दील किया जा रहा है। चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, सिर्फ वहां जाया जा रहा है, दौरा किया जा रहा है। कितना नुकसान हुआ है अभी तक सिर्फ आंकला नहीं चल रहा है। आपको लगता है कि उत्तराखंड की जनता के लिए जो आपदा आई है उसके बाद, आपदा के बाद मदद पहुंच पाई है वाकई हर व्यक्ति तक? 2013 में भी आपदा आई थी मैडम, कांग्रेस की सरकार थी। सेंटर ने उत्तराखंड को 250 करोड़ रुपए हमारी सरकार को दिया था। अभी भी आपदा आई, इससे पहले भी थोड़े दिन पहले भी आपदा आई, एक पैसा सेंटर ने दिया? भाषण देने तो आ जाते हैं, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी कहने तो आ जाते हैं, लेकिन आपने आपदा का एक भी वो दिया? आप रिकॉर्ड के अनुसार उठा के देख लीजिएगा, 2013 की आपदा में 250 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार ने उस समय दिया था, अभी तक एक पैसा नहीं आया। और आपदा के मानक आप क्या कह रहे हैं? ये 10 करोड़ रुपए अभी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं कि हमने दे दिया। अखबारों के माध्यम से पढ़ रहा हूं मैं, मेरे को तो नहीं पता, मैं तो शासन प्रशासन में एमएलए नहीं हूं। ये कह रहे हैं 10 करोड़ रुपए हमने भेज दिया। मानक क्या रखे हैं इन्होंने? मानक ये रखे हैं कि भाई आप ग्राम प्रधान, आपके गांव में कोई चीज टूट जाती है तो आप मनरेगा से करिएगा। पहले आपदा का पैसा हमें पता है, पहले यहाँ डीएम रहा बदुरिया नाम का एक व्यक्ति, हमें पता था कि उसने आपदा का कैसा पैसा किस तरीके से बांटा, किस तरीके से बंदरबाट करी। यहाँ कुछ नहीं है। इस राज्य में अफसरशाही इतनी हावी है, और खासकर बीजेपी के राज में होती है। हमारा राज आएगा, हम दिखा देंगे ना इनको। इतना करप्शन, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बाप बड़े जीरो टॉलरेंस के। आप देख के तो आओ जरा, कितना करप्शन है इस समय। कोई भी काम करने जाओ, शिक्षा विभाग के काम करने जाओ, हेल्थ विभाग के काम करने जाओ, डायरेक्ट दे के आओ, अपना काम करा के ले आओ। ये तो मैंने भी पहली बार देखा है, क्योंकि हम तो एमएलए रहे, हम इन चीज़ों को नहीं जानते थे। आज हम पंचायत को भी देख रहे हैं तो हमने देखा कि करप्शन की मात्रा तो बहुत है, और ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि 20 सालों में करप्शन नहीं था, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी आई तभी करप्शन बढ़ा? ये इस बार का मैंने देखा है। ये पिछली, देखिए, जो काम ठीक है करप्शन की होता ही है, करते हैं लोग, वो करते, लेकिन मैंने ये देखा जो इस बार का है वो ज्यादा ही मुझे लगा। यानी कि जीरो टॉलरेंस के जो वादे दावे हैं वो धता बता रहे हैं सारे। आप बताइए ना, जब मैं कह तो रहा हूं, एक इस तरीके के अफसर यहाँ हो गए थे कि नेता कुछ कहे, हाउस में बैठे हुए हमारे एक नेता यहाँ के हैं, अल्मोड़ा के, वो चौहान जी जो है हाउस में बैठ के डीएम से बात कर रहे हैं, और डीएम उनका फोन नहीं उठा रहा। आप देखिए ना, तो डीएम, यहाँ तो 3 चीजें हैं, पीएम, डीएम और सीएम, तीनों के अलावा चौथी लाइन नहीं है देश के अंदर, जब से ये बीजेपी आई है। चलिए सर, बीजेपी की तो बात हो गई, अब कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखिए, आने वाले चुनाव हैं और चुनावों के लिए हर पार्टी तैयारियां कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ अखबारों में या फिर टीवी चैनल्स पर ही कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से काफी अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस को जितना एक्टिव होना चाहिए, जितना विपक्ष के तौर पर लोग उसे देखना चाहते हैं कि वो बहुत सारे मुद्दों को आवाज दे, ऐसा लगता है कि मित्र विपक्ष की भूमिका कांग्रेस उत्तराखंड में लगातार निभा रही है। कि वाकई ऐसा है? नहीं, अपने अपने उससे तो सभी कांग्रेस के जो नेता है अपने अपने टाइप से काम कर ही रहे हैं। ये नेता के ऊपर भी फर्क होता है ना। अब सभी चीज पार्टी थोड़ी करेगी, सभी चीज पार्टी नहीं करेगी। हम पार्टी के नेता हैं, पार्टी ने हमें नेता बना रखा है, मान रखा है, तो हमारा भी तो फर्ज है ना कि हम ग्राउंड पे जाके किस तरीके के मुद्दे उठाए। वैसे ही आप देखना, अभी आपने हिमाचल का रिजल्ट देखा होगा, आपने कर्नाटक का रिजल्ट देखा होगा। महंगाई से लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत त्रस्त। इस दो मुद्दे, बेरोजगारी और महंगाई, ये मेन मुद्दा हमारे उत्तराखंड का इस बार रहेगा। और इसी मुद्दे पे हम सरकार भी बनाएंगे। और जिस हिसाब से मैं देख रहा था कल, 2 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, एक महीने में जब 9 रुपए तेल में बढ़ गया,
अब 8 रुपए घटा दिए तो कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर दिया। अब चुनावी वर्ष है तो करते रहेंगे ऐसे जुमलेबाज। कह सकते हैं प्रचार प्रसार और आपदा को अवसर में तब्दील करना। तो ये है, अपने अपने हमारे जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो दिल से कांग्रेस को प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। उनका दिखावटी है, मैं कहता रहा हूँ आपको, बीजेपी का दिखावटी ज़्यादा है। आप चैनल्स की बात करते हैं, चैनल्स में आप कहते हैं कांग्रेस है, कहाँ 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 कांग्रेस को दिखाते हैं चैनल में? सब चैनल तो इन्होंने खरीदे हुए। वो तो ये फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के छोटे मोटे जो ये इस चीज़ के हमारे छोटे पत्रकार बंधु हैं, ये हैं, उनसे ही थोड़ा प्रचार प्रसार, लेकिन बड़े चैनल तो सबको कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ पे सरकार बनाएगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। सर ये आखिरी सवाल है मेरा कि एक तरफ तो बीजेपी में कभी सीएम बदल जाता है, कभी कोई नेता बदल दिया जाता है, रातों रात बदलाव हो जाता है, बयानबाजी होती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस को जनता एक बार नकार चुकी है और अभी आने वाले वक्त के लिए जनता को बहुत सोच विचार करना पड़ेगा कि कांग्रेस को दोबारा मौका दिया जाए या फिर नहीं। ऐसे में उत्तराखंड की जनता के लिए संदेश क्या है? ये पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर जनता आखिर किस मुद्दे को लेकर आपको वोट करे या किसको वोट करे, क्या कुछ सोचे जनता? यहाँ पहाड़ के लोगों में थोड़ा मानसिकता का भी अब फर्क हो चुका है। कई लोग व्यक्ति विशेष पे भी वोट देता है। दूसरा, जो अच्छा काम करने वाला नेता होता है उस पे भी वोट देते हैं। तीसरा, फिर मैं कह रहा हूं आपसे, ये महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारा फ्लोटिंग वोट हुआ करता था, जो किसी दल के प्रचार प्रसार से साथ जाया करता था, वो फ्लोटिंग वोट जो है वो कांग्रेस को पड़ेगा, क्योंकि हर क्षेत्र में 25-30% फ्लोटिंग वोट रहता है। क्योंकि जब जनता त्रस्त रहेगी, जनता, आपने देखा होगा, जनता बोल कुछ नहीं रही है, चुप है, बड़ी साइलेंट है। जब जनता साइलेंट होती है तो वो परिवर्तन करती है, ये आप देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर सर ने कि जब जनता साइलेंट होती है, शांत होती है, तो वो ज्वालामुखी जब फटता है तो ऐसा फटता है कि सब कुछ जो है परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। लेकिन उत्तराखंड की जनता आखिर कितना बदलाव चाहती है वो तो आने वाले चुनाव बताएंगे, किसको कितना वोट पड़ेगा ये जनता खुद डिसाइड करेगी। लेकिन हमारा काम है, प्रतिपक्ष संवाद का काम है कि लगातार ग्राउंड पर जाना, तमाम नेताओं से आपकी मुलाकात करवाना और ये जानने की कोशिश करना कि आखिर आने वाले चुनाव के लिए उनकी रणनीति क्या है, जनता के लिए उनके दावे वादे कितने सही साबित होंगे या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।